हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने यूपीएससी की जो एसए की सीरीज़ स्टार्ट की है, तो उसी के चलते हम आगे के लेक्चर को करते हैं। हमने 2013 का जो यूपीएससी का पेपर था उसको सब डिस्कस कर लिया है। 2014 के अंदर जो भी पीवाईक्यू आ रखे थे एसए के, उसको हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद एक हमने 2015 का भी रिव्यू ले लिया था कि उसके अंदर क्या क्या कौन कौन से ऐसे पूछे गए थे और उनको हम किस अप्रोच से लिख सकते हैं ना। तो उसको शॉर्ट में हमने एक बार डिस्कस कर लिया था। अब हम धीरे धीरे एक एक पीवाईक्यू को उठाते हैं और उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि उसको और बेहतर तरीके से समझ सके और कितने अच्छे तरीके से हम उसको लिख सकते हैं, उसके क्या क्या पहलू हो सकते हैं, कितने डायमेंशंस हो सकते हैं, क्या अप्रोच हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऐसे हम डिस्कस करेंगे, किसी को अनुदान देने से उसके काम में हाथ बटाना बेहतर है ना। तो ये हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा रहा 2015 का फर्स्ट ऐसे। इसकी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो पहले ही की हुई है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे लिखा जा सकता है और कैसे इसको और भी बेहतर बनाया जा सकता है। सबसे पहले बात करें ऐसे के टॉपिक की, तो ये बोल रहा है कि किसी को अनुदान देने से उसके काम में हाथ बटाना बेहतर है। और जैसा कि हम ऐसे को डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेन अपना उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम ऐसे क्या बोल रहा है, उसका टॉपिक की डिमांड क्या है, उसको बेहतर तरीके समझे, ताकि फिर हम अपने ऐसे को और ज़्यादा विस्तृत कर सकें। क्योंकि अगर हम उसके मीनिंग को नहीं समझ पाएंगे, उसके क्रक्स को नहीं समझ पाएंगे, तो हम ना तो डायमेंशन क्रिएट कर पाएंगे और ना ही हम अपने ऐसे को अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। तो इसका मीनिंग हम ये लगा सकते हैं कि किसी को अनुदान देने से बेहतर। यहाँ पे अनुदान का अभिप्राय ये हो गया कि अगर आप किसी को क्षणिक दान देते हैं, किसी को कोई इमरजेंसी आई है, तो वहाँ पे आप थोड़ा फाइनेंशियली या फिर एक शॉर्ट टर्म जो आप उसकी हेल्प करते हो, तो वो एक अनुदान के रूप में आ जाता है। और दूसरा बोल रहा है उसके काम में हाथ बटाना बेहतर है। और काम में हाथ बटाना मीन्स कि जो उसको प्रॉब्लम है या फिर जो उसकी सिचुएशन है उसको उभारना, या फिर जहाँ पे उसकी प्रॉब्लम्स ख़त्म ना हो वहाँ तक उसकी मदद करना, तो वो हो गया उसके काम में हाथ बढ़ाना, है ना। तो ये बोल रहा है कि ये अनुदान है वो कैसे हाथ बढ़ाने से बेहतर है। तो यहाँ पे फिर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, तो यहाँ पे अपन काफ़ी सारे ऐसे लिख सकते हैं जहाँ पे लोगों ने ऐसा कुछ किया हो जहाँ पे उन्होंने अनुदान न देकर लोगों के काम में हाथ बढ़ाए हो, जिससे और ज़्यादा अच्छे से उनकी हेल्प हो पाई, या फिर वो अपनी जो भी प्रॉब्लम थी उससे वो अच्छे से निपट पाए हैं। तो यहाँ पे एक लखनऊ की नगर निगम का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किस प्रकार से लखनऊ नगर निगम है, उन्होंने जो भिखारी होते हैं या फिर कुछ असहाय लोग हैं उनकी हेल्प करने का एक उन्होंने तरीका सोचा था, जिसमें उन्होंने केवल उनको दान देना है, फिर उनकी ज़रूरत का सामान है उसको देने के बजाय उनको रोज़गार के अवसर दिए, उनको जो स्किल्स है, उनकी जो कुछ ट्रेनिंग वगैरह है उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया था। जिससे क्या हो गया कि उनको एक सस्टेनेबल अपनी आजीविका प्राप्त हो गई, या फिर उनको एक रोज़गार प्राप्त हो गया, जिससे वो न केवल अपनी शॉर्ट टर्म की ज़रूरत बल्कि लॉन्ग टर्म की अपनी जो नीड्स वगैरह है उनको भी पूर्ण कर पाए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ स्टोरी अगर आपको याद वगैरह है तो अपन वैसा कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद एक मोहम्मद यूनुस का एग्जांपल लिख सकते हैं। ये बांग्लादेश के एक बिजनेसमैन आप मान सकते हैं वो थे। उन्होंने भी ऐसे ही जो स्ट्रीट पर कुछ लोग रहते हैं या फिर जो असहाय वगैरह है उनको हेल्प करने के लिए उन्होंने पूंजी प्रदान की थी। पूंजी इस प्रकार की प्राप्त की थी जिस मतलब प्रदान की थी जैसे कि लैंड हो गया या फिर कुछ ऐसी पूंजी जिससे वो एक कुछ अपना छोटा बिजनेस ओपन कर सके, है ना। तो उन्होंने इस प्रकार से पूंजी प्रदान की जिससे उनको एक संधारणीय तरीके से उनको एक रोज़गार प्राप्त हो गया, या फिर उन्होंने एक छोटे मोटे अपने उद्योग स्थापित कर लिए, जैसे कि किसी को शॉप ओपन करके दे देना, है ना। उसके अंदर जो भी अलग अलग तरह की शॉप हो सकती है, उसके बाद में फिर वो अपने शॉप को संचालित कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं, जिससे एक कहीं ना कहीं उनका छोटा मोटा उद्योग बन जाता है। तो ये फिर बाद में धीरे धीरे एक चेन बनती जाती है और ये छोटे ही उद्योग एक बड़े उद्योग के रूप में उभर के आ जाता है ना। तो उनकी ये पहल को आप लिख सकते हैं कि कैसे उन्होंने पूंजी प्रदान की थी और उसके बाद में उनको उद्योगों को प्रोत्साहन दिया था। और यहाँ पे फिर एक स्वतंत्रता संग्राम का एग्जाम्पल भी अपन लिख सकते हैं। ये मीन्स यहाँ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं कि जो
भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, वहाँ पे एक चरखा वितरण वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चल रही थी कि आप सूती जो कपड़े हैं उनका यूज़ करो, सूत काटना, आत्मनिर्भर बनाना, ये पहल की गई थी कि आपको हम चरखा वितरण करेंगे, फिर आप उनको सीखिए, फिर आप उनसे सूत काटिए, फिर आप अपना कपड़े वगैरह बनाइए, जिससे आपको एक तो रोज़गार भी मिलेगा, दूसरा आपकी आत्मनिर्भरता है वो भी आपको प्राप्त होगी। आप किसी के गुलाम नहीं रहेंगे, अपना जो भी कार्य है वो आप खुद के बेसिस पे कर पाएंगे। तो वो चीज़ अपन लिख सकते हैं कि वो भी एक कहीं ना कहीं आपके अनुदान की बजाय एक आपके काम में हाथ बटाना, है ना, वो वाला विकल्प चूज़ किया गया था चरखे के द्वारा। और यहाँ पे अगर आप कोई कोटेशन लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं कि किसी को मछली देने से बेहतर है उसे मछली पकड़ना सिखाना। मीन्स अगर आप किसी को मछली देते हैं तो वो सिर्फ एक बार उसके लिए काम आएगी और उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपने किसी को मछली पकड़ना सिखा दिया तो वो उसका एक जीविका का साधन बन जाएगा कि उसके पास वो स्किल रहेगी, उसके पास वो ट्रेनिंग रहेगी जिससे वो मछली पकड़ सकता है, फिर आगे अपना काम चला सकता है। तो ऐसे अपन इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। और भी कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ स्टोरी ऐसा जहाँ पे लोगों ने हाथ बटाया, है ना, जिससे उनकी स्थिति बेहतर हुई है, जो भी प्रॉब्लम्स थी वहाँ से वो उभर कर आ गए, है ना। तो ऐसा कुछ अपन इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। फिर बॉडी पार्ट की बात करें तो वहाँ पे हम थीसिस वाला यही अप्रोच यूज़ करेंगे कि हम क्वेश्चंस को जनरेट करेंगे, उसके बाद उसके अंदर आर्ग्यूमेंट क्या दे सकते हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर अपन ऐसा कुछ लिखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले वही होता है कि आप एक बार ऐसे को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें या फिर ऐसे का क्या मीनिंग है उसको आप एक्सप्लेन कर दें। तो यहाँ पे पहले तो आप 2-4 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके बाद अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं कि अनुदान से क्या अभिप्राय है, अनुदान से आप क्या समझते हैं, उसके बाद हाथ बढ़ाना, इससे आप क्या समझते हैं। तो इनको आप अगर आप डिफाइन कर देंगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट हो जाएगा कि हाँ आप समझ पा रहे हैं कि अनुदान और हाथ बढ़ाने से आपका मतलब क्या है और आप इसके अंदर डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि ये दोनों चीज़ अलग अलग है। तो यहाँ पे अनुदान की बात करें तो यही है कि वो शॉर्ट टर्म हेल्प हो गया या फिर एक क्षणिक दान होता है, उस प्रकार से ये अनुदान होता है। और वही हाथ बढ़ाने का मतलब हो गया किसी को आप सहयोग कर रहे हो कि जो कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह है उससे उभारने के लिए या फिर उससे कॉन्कर करने के लिए आप उसकी हेल्प कर रहे हो या फिर उसका सहयोग कर रहे हो, उसकी मदद कर रहे हो, तो वो हो गया उसका हाथ बढ़ाना। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन बना सकते हैं कि हाथ बढ़ाना अनुदान से क्यों बेहतर है ना। यहाँ पे ये मेन ऐसे का जो टॉपिक है वो यही बोल रहा है कि जो हाथ बढ़ाना है वो आपके अनुदान देने से बेहतर है। तो यहाँ पे बताना है कि ये क्यों बेहतर है, ऐसे क्या रीज़न है या फिर ऐसे क्या इसके गुणधर्म है जो उसको अनुदान से बेहतर बताता है। ठीक है। तो यहाँ पे आत्मनिर्भरता का अपन एग्जाम्पल लिख सकते हैं या फिर एक आर्गुमेंट बना सकते हैं कि अगर आप किसी को हेल्प करेंगे या फिर आप उसका हाथ बढ़ाने वाला सहयोग करेंगे तो उसके अंदर एक आत्मनिर्भरता आएगी कि वो एक सेल्फ डिपेंड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो फिर किसी और के ऊपर रहेगा, फिर वो अनुदान के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, बल्कि एक खुद की आजीविका का साधन वो क्रिएट कर लेगा या फिर जो भी वो प्रॉब्लम है वहाँ से वो एक निकल पाएगा, वहाँ से उसको एक अच्छा रास्ता मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक आत्मनिर्भरता का अपन आर्गुमेंट दे सकते हैं। और भारत का भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि भारत किस प्रकार से आत्मनिर्भर बन रहा है। हर सेक्टर के अंदर आप देखेंगे भारत दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी थी उसको कम करके खुद सेल्फ डिपेंड बनने की कोशिश कर रहा है ना, और काफ़ी हद तक बन भी गया है। तो ऐसा कुछ अपन एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जापान का भी लिख सकते हैं कि जापान किस प्रकार से आत्मनिर्भर बन गया है। दूसरा समावेशिता का एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि अगर आप किसी के काम में हाथ बढ़ाएंगे तो वो समावेशिता को प्राप्त करेगा या फिर समता आएगी और विकास में सहयोग मिलेगा या फिर स्थायित्व आता है। अगर आप कोई भी प्रगति कर रहे हो तो उसके अंदर आपको स्थायित्व दिखेगा। और सकारात्मकता का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, प्रेरणा, सम्मान, इनका लिख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अपन कुछ आर्गुमेंट दे सकते हैं। फिर साथ में इसको जस्टिफाई करने के कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसा कि अगर आप समावेशिता का बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आप SHG को लिख सकते हैं कि किस प्रकार से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं वो समावेशिता को लाने का कार्य करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट का कार्य करते हैं, है ना। वुमेन अपनी आवाज़ को कहीं ना कहीं उठा रही है, तो ये कहीं ना कहीं आप इसका लिख सकते हैं कि इसका परिणाम आप मान सकते हैं कि आप लोगों को
मीन्स जो वुमन है उसको एक शॉर्ट टर्म हेल्प के बजाय आप उनको सशक्तिकरण कर रहे हो या फिर उनको एक समावेशिता की राह दिखा रहे हो। तो ऐसा अपन आर्गुमेंट लिख सकते हैं। समता लिख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों के अंदर इक्वलिटी आती है, और विकास का लिख सकते हैं, और स्थायित्व का भी अपन लिख सकते हैं। सकारात्मकता का तो लिख सकते हैं कि अमूल फैक्ट्री का लिख सकते हैं कि किस प्रकार से इसने पॉजिटिविटी फैलाई थी, या फिर आप कुछ रिसेंट की घटनाएं या फिर कुछ पहले घटनाएं हो गई उनका लिख सकते हैं कि जिसकी कोविड-19 के अंदर खूब सारे ऐसे वॉरियर थे जो उभर कर आए थे, लोगों की हेल्प वगैरह की थी, है ना। तो वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी फैलाता है। CSR का एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी CSR की एक जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको 2% करना होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उससे और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं ना। टाटा इंडस्ट्री का अपन एग्जांपल लिख सकते हैं, अजीम प्रेमजी का एग्जांपल लिख सकते हैं। और यहाँ पे रिसेंट के कुछ घटना या फिर रिसेंट के कुछ हादसे हैं, वहाँ पे लोग कैसे वॉरियर बन के या फिर किस प्रकार से एक योद्धा बन के उभर कर आ रहे हैं, तो उनका एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। कि असम बाढ़ आई है, किस प्रकार से लोगों ने हेल्प की है, लोग उनका हाथ बढ़ा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ऐसे खूब सारे आप देखेंगे, आपको मिल जाएंगे एग्जाम्पल, वहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे कि अलग सर का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर है कि इन्फ्लुएंसर भी किस हद से किस मतलब तरीके से उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने लाइव स्ट्रीम के थ्रू लाखों रुपए इकट्ठे कर पा रहे हैं और फिर उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लोगों की क्या नीड है, उनकी किस प्रकार से हेल्प की जा सकती है, उनका सहयोग किया जा सकता है ना। तो ऐसा कुछ रिसेंट का एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। फिर अगला अपन आर्गुमेंट ये बना सकते हैं कि सहायता के बजाय अगर आप केवल अनुदान देंगे, है ना, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव वाली चीज़ लिखनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर ऐसे पूछ रहा है वो वही तो बोल रहा है ना कि अनुदान से बेहतर हाथ बढ़ाना है ना। तो अनुदान की कुछ ना कुछ कमियां रहेगी, इसीलिए हाथ बढ़ाना ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे क्या कमियां हो सकती है कि अनुदान इतना बेहतर नहीं है। तो यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट दे सकते हैं कि ये आपको निर्भर बना देता है। अगर आपने किसी की शॉर्ट टर्म हेल्प कर दी तो उसको पता है कि अगर कोई सिचुएशन आएगी तो वापस मेरी कोई ना कोई हेल्प कर देगा ना, तो वो खुद की तरफ से कुछ करने की कोशिश नहीं करेगा और वो कहीं ना कहीं किसी के ऊपर निर्भर हो जाएगा। तो ये चीज़ अपन लिख सकते हैं। फिर अनुदान का आदी हो जाएगा ना, कि वही है कि बार बार उसको मिलेगा तो उसको रहेगा कि हाँ अगर कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ हो जाएगा, तो वो खुद की तरफ से कुछ करने की कोशिश नहीं करेगा। समानता की जो हानि है वो आएगी, क्योंकि अनुदान अगर आप किसी को दे रहे हैं तो वहाँ पे आप कहीं ना कहीं आप उसको थोड़ा सा प्रिविलेज दे रहे हैं या फिर कुछ बेहतर दे रहे हैं अलग लोगों से, है ना। तो कहीं ना कहीं ये समानता की हानि को भी दर्शाता है। और ये अल्पकालिक रहता है कि आपको छोटे टाइम के लिए तो आपको हेल्प मिल गई, लेकिन आपके लॉन्ग टर्म के लिए या फिर सस्टेनेबल तरीके वो ठीक नहीं है। तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे निष्क्रियता भी लिख सकते हैं कि अगर किसी को आपने अनुदान का आदी बना दिया तो वो निष्क्रिय हो जाता है, खुद कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेगा ना। उसकी क्षमता है, उसके पास सामर्थ्य है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो एक तरीके से निष्क्रिय हो जाएगा, है ना। तो कुछ खुद नहीं करेगा काम, क्योंकि उसको लगेगा कि क्यों अपने हाथ पैर हिलाना जब हमें अपने आप ऐसे पड़े पड़े कुछ भी मिल रहा है ना। तो वो निष्क्रियता आ जाती है। और फिर अपनी क्षमताओं से अनभिज्ञ हो सकते हैं कि लोगों को अपनी क्या कैपेसिटी है, अपनी क्या स्ट्रेंथ है, उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा, है ना। वो इस चीज़ से हमेशा अनभिज्ञ रह जाएंगी और एक अनुदान की आदी हो जाएंगी या फिर अनुदान पर ही निर्भर हो जाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो जनसंख्या की लाभांश है वो अच्छे से उभर कर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे वो आर्गुमेंट लिख सकते हैं। फिर गुलामी भी लिख सकते हैं कि किस प्रकार से ये उपनिवेशवाद को या फिर गुलामी को भी बढ़ावा दे सकता है। अभी भी काफ़ी जो अच्छे जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है वो वाले देश है, वो कम जिनकी आर्थिक स्थिति है तो उनको कहीं ना कहीं गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, उनके संसाधनों का अपने फ़ायदे के लिए यूज़ वगैरह करते हैं ना। तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं। जैसे चाइना का लिख सकते हैं कि चाइना अभी इसी प्रकार की अपनी नीति को, है ना, चला रहा है कि किस प्रकार से जो कमज़ोर देश है उनको गुलाम बना जाए या फिर उनकी सहयोग थोड़ा बहुत करके अल्पकालिक और फिर दीर्घकालिक में उनका शोषण किया जाए। तो ऐसे कुछ अपन एग्जाम्पल लिख सकते हैं, है ना। फिर अगला अपन, और ये भी आर्गुमेंट है कि विकास के अवसर है वो धूमिल हो जाते हैं कि
लोगों की क्षमताएं है वो या फिर उनकी जो कैपेसिटी है वो उभर कर नहीं आएगी। और कहीं ना कहीं ये संसाधनों का दुरुपयोग भी दिखाता है कि आप लोग खुद से कुछ कर नहीं रहे, वो निष्क्रिय है, लेकिन फिर भी आप उनके लिए योजनाएं चला रहे हैं या फिर वो कार्य कर सकते हैं लेकिन फिर भी वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं विकास के अवसर आपके धूमिल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं पिछड़ापन आ जाता है, संसाधनों का दोहन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो फिर आपकी अर्थव्यवस्था हो गई या फिर आपकी सामाजिक स्थिति हो गई या फिर आपकी छवि हो गई, वो हर चीज़ कहीं ना कहीं धूमिल करेगा। तो ऐसा भी अपन लिख सकते हैं। फिर अगला एक काउंटर भी बना सकते हैं कि क्या अनुदान है वो पूर्णतः बंद हो जाना चाहिए या फिर बिल्कुल भी सही नहीं है ना। तो एक काउंटर के रूप में दे सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि अनुदान सही नहीं है, अनुदान भी दिया जाना चाहिए बट उसकी मात्रा उचित होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए, ताकि वो किसी को निर्भर या फिर निष्क्रिय वगैरह ऐसा ना बनाए, है ना। तो क्योंकि ये ऋग्वेद से चला आ रहा है, अनुदान की जो परंपरा है वो कहीं ना कहीं धर्म से या फिर पुण्य से भी जुड़ी हुई रहती है ना। तो ये कहीं ना कहीं कल्चर से या फिर लोगों के धार्मिक जो रीति रिवाज है उनसे जुड़ा हुआ होता है। तो एकदम गलत तो नहीं है और ये तत्कालिक है, वो कहीं ना कहीं राहतकारी भी रहता है कि काफ़ी बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आप किसी का हाथ नहीं बढ़ा सकते या फिर आप उसको दीर्घकालिक में जो उसकी हेल्प कर सकता है वैसा आप कार्य नहीं कर सकते, है ना। क्षणिक ज़रूरत रहती है तो वहाँ पे फिर आपको ये अनुदान ही काम आएगा। जैसे कि कोई पेशेंट है, रोगी है, उसको कुछ बीमारी हो गई, उसको पैसे की नीड है, हॉस्पिटल में उसको जमा करवानी है तभी उसका इलाज हो पाएगा। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप उसको एक रोज़गार देंगे फिर वो कमाएगा उसके बाद वो अपनी फ़ीस भरेगा, ऐसा नहीं। वहाँ पे आप उसको अनुदान देंगे तो ही उसके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो ऐसा कुछ अपन लिख सकते हैं। और फिर अगला ये क्वेश्चन बन सकता है, क्या हमेशा संभव है सहायता करना? कि आप बोल रहे हो कि जो हाथ बढ़ाना या फिर सहयोग करना वो बेहतर है अनुदान देने से, तो क्या ये हमेशा ऐसा पॉसिबल रहता है कि आप लोगों की हेल्प कर सकते हो या फिर उसके काम में हाथ बढ़ा सकते हो? तो यहाँ पे एक ये भी कहीं ना कहीं उसका काउंटर ही हो गया कि ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं रहता। कभी ऐसा टाइम हो गया, परिस्थिति हो गया या फिर प्रेरणा आपके पास इतनी नहीं है तो वहाँ पे आप हेल्प नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वहाँ पे आप अनुदान ही वो बेहतर रहता है। वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले जो अपना पॉइंट है उसी से रिलेटेड है कि आपकी स्थिति मीन्स युद्ध वाली स्थिति आ गई या फिर कोई कोविड-19 जैसी स्थिति आ गई तो वहाँ पे आपको क्षणिक सहायता ज़्यादा बेहतर रहती है, तो वहाँ पे आपको अनुदान ही बेहतर रहेगा। अब भारत का एग्जांपल है तो 1990 के अंदर जो क्राइसिस आया था वहाँ पे भारत को क्षणिक सहायता की नीड थी, तभी भारत ने WHO या फिर IMF वगैरह से ऋण लिया था। तो वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो क्षणिक सहायता या फिर जो अनुदान है वो भी ज़रूरी रहता है आपको ग्रो करने के लिए या फिर आपको सरवाइव करने के लिए। फिर अगला ये बना सकते हैं, ये मीन्स एक आपका वे फॉरवर्ड टाइप हो जाएगा कि किस प्रकार से आपको ऐसा एक अपना व्यक्तित्व निर्माण किया जाना चाहिए या फिर किस प्रकार से लोगों के अंदर ये संचारित किया जाना चाहिए कि आप लोगों को अनुदान देने से आप उसके काम में हाथ बढ़ाए। आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि लोगों की आप सहायता कर सकते हैं ना। तो ये वे फॉरवर्ड टाइप ये पॉइंट बना सकते हैं। और फिर कंक्लूजन लिख सकते हैं कि अगर आप दीपक जलाते हैं तो वहाँ पे मात्र तेल से काम नहीं चलता, वहाँ पे आपको बाती की भी नीड होती है। उसी प्रकार अनुदान के बजाय अगर आप सहयोग करेंगे, है ना, तो वो न केवल एक दिन जोड़ेगा किसी के जीवन में बल्कि एक नया जीवन डाल सकता है। कि अनुदान से सिर्फ आप उसको एक दिन के लिए राहत दे सकते हैं या फिर एक ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना राहत दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी को उसकी प्रॉब्लम से उभारा है या फिर आपने उसको एक अच्छा रोज़गार दे दिया है, अच्छा कौशल दे दिया है, तो वो उसके पूरे जीवन को संवार सकता है ना। तो वो एक बहुत अच्छे जीवन की नींव डाल सकता है। तो इस प्रकार से हम अपने ऐसे को कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करें हम अपने सेकंड ऐसे की, तो जो सेकंड ऐसे है उसका टॉपिक है फुर्तीला किंतु संतुलित व्यक्ति ही दौड़ में विजयी होता है। कि आप बात कर रहे हो फुर्तीले की, फुर्तीला मीन्स जिसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जो बहुत एनर्जेटिक पर्सन होता है ना, वो बहुत है। कोई भी उसको काम दिया तो वो झट से उसको कितना जल्दी ख़त्म हो सके, उसकी मेंटलिटी वैसी रहती है।
और यहाँ पे बोल रहा है कि फुर्तीला किंतु साथ में संतुलित व्यक्ति होना चाहिए। संतुलित का अभिप्राय ये हो सकता है कि कोई अच्छे से सोच विचार रहा है या फिर परिस्थितियाँ क्या है उन सबको देख के समझ के उसके बाद अपना कोई एक्शन करता है ना। तो वो है जो कोई भी रेस हो गया या फिर किसी भी तरीके का गोल हो गया, एम हो गया, कोई भी हो गया, वहाँ पे वो विजय प्राप्त करता है। कि आपके अंदर एनर्जी भी होनी चाहिए लेकिन साथ में आपका संतुलन भी होना चाहिए, तभी आप किसी दौड़ के अंदर विजय प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप एक सक्सीड पर्सन हो सकते हैं। तो यहाँ पे फिर अपना इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन यहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा जा सकता है। एक खरगोश और कछुए वाला स्टोरी है जो हमने रिव्यू एक लिया था पूरा 2015 का क्या कैसे, वहाँ पे अपन ने बताया था कि ये कछुआ और खरगोश वाली स्टोरी है वो काफ़ी अच्छी बैठ सकती है। कि खरगोश होता है वो केवल फुर्तीला होता है, सिर्फ दौड़ सकता है जल्दी जल्दी, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी कुछ कमजोरियाँ रहती है या फिर ऐसी कुछ चीज़ें रहती है जिससे वो रेस में हार जाता है। और जो कछुआ है वो अपनी धीमी गति का था लेकिन उसके अंदर संतुलन था, स्थायित्व था, जिससे वो रेस के अंदर विजयी होता है। तो ऐसे कुछ अपन लिख सकते हैं। महात्मा गांधी जी का एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि किस प्रकार से जो स्वतंत्रता संग्राम चला था वहाँ पे उन्होंने एक नीति अपनाई थी जहाँ पे संघर्ष विराम संघर्ष जिसको नाम दिया जाता है, कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि लोगों के अंदर एनर्जी वगैरह ज़्यादा है वहाँ पे फिर आपको संघर्ष करना चाहिए। और जब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जनता बिखर जाएगी या फिर उनकी एनर्जी कम है तो वहाँ पे आपको विराम देना भी जरूरी रहता है ना। तो ऐसा महात्मा गांधी जी का एग्जाम्पल से आप लिख सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से भारत की स्वतंत्रता में अपनी इस नीति को अपना के भारत को आज़ाद करवाने के, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में किस प्रकार से विजय प्राप्त की थी, है ना। और फिर अपन एक अशोक का है, उनका भी एग्जाम्पल से अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं कि वो फुर्तीले थे। फुर्तीले का अभिप्राय यहाँ पे ये हो गया कि वो एक राजा थे, उनके पास संसाधन खूब सारे थे, उनके पास शक्ति थी, सामर्थ्य थी, वो कितने भी युद्ध लड़ सकते थे, सब कुछ कर सकते, लेकिन जो संतुलन वाला व्यक्तित्व था वो उनका धर्म को अपनाना था। कि वो इस चीज़ में विश्वास करते थे कि केवल युद्ध के अंदर खून बहाना ये एक सही तरीका नहीं है, साथ में लोगों के अंदर कुछ पॉजिटिविटी होनी चाहिए या फिर कुछ गुण होने चाहिए, है ना, जिसकी वजह से फिर वो एक किसी भी चीज़ को है वो प्राप्त कर सकता है या फिर वो एक कहीं पर भी विजय प्राप्त कर सकता है ना। तो अपन उनका भी लिख सकते हैं कि वो फुर्तीले थे लेकिन साथ में उन्होंने धर्म को अपना के अपने संतुलित व्यक्तित्व का परिचय दिया था। और कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से हम उनको याद करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री है वहाँ पे खूब सारे राजा वगैरह आए थे जिन्होंने युद्ध किया था, खूब सारे विजय प्राप्त की थी, अपने जो साम्राज्य का है विस्तार किया था। लेकिन कुछ ऐसे पर्सन रहते हैं जिन्होंने कुछ यूनिक किया होता है, यहाँ पे उन्होंने धर्म को अपना के फिर एक अच्छा मानवता का संदेश दिया था जिसके कारण उनको काफ़ी ज़्यादा माना जाता है या फिर ज़्यादा याद किया जाता है ना। तो वो अपन लिख सकते हैं इनका। और फिर यहाँ पे बॉडी पार्ट आ गया, वहाँ पे फिर हम क्वेश्चंस को जनरेट करेंगे, फिर उनका क्या हम आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं उनको ट्राई करेंगे। यहाँ पे भी अपन पहले एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसे क्या बोल रहा है, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट को करेंगे। जैसे कि अपन फुर्तीले को डिफाइन कर सकते हैं कि फुर्तीले का अभिप्राय क्या हो गया है। फुर्तीले का वही जो एनर्जेटिक खूब सारा रहता है, किसी भी कार्य को जल्दी से ख़त्म करना है, उस प्रकार का जो व्यक्तित्व रहता है वो फुर्तीला रहता है। और संतुलित व्यक्ति वो रहता है जिसके अंदर कहीं ना कहीं निरंतरता रहती है, कहीं ना कहीं समावेशिता होता है, जो सोच विचारता है ना, अपनी केवल एक होता है ना शरीर को ही काम में लेना, वो फुर्तीला वो होता है, लेकिन जो अपने माइंड को भी साथ में लेके चलता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर कामनेस वगैरह होती है, वो एक संतुलित व्यक्तित्व को आप मान सकते हैं ना। तो फिर इन दोनों के अंदर अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फुर्तीला और ये संतुलित व्यक्तित्व का ये अभिप्राय हो गया। फिर अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि फुर्तीला किंतु संतुलित व्यक्ति है ना, ये आवश्यक है। और मेन डिमांड ऐसे कि यही है कि क्यों ये दोनों आवश्यक है और इनके क्या लाभ हो सकते हैं, कि अगर ये दोनों साथ में रहेंगे तो क्या हो सकता है, क्यों ये ज़रूरी है, क्यों इनकी आवश्यकता है। तो यहाँ पे फिर अलग अलग आर्गुमेंट दे सकते हैं कि अगर आपको दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करनी है तो वहाँ पे आपका फुर्तीले के साथ में
संतुलित होना आपका ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ के अंदर स्थायित्व चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सद्भाव चाहते हैं, संतुलन चाहते हैं, समावेशिता चाहते हैं, विकास चाहते हैं, सकारात्मकता चाहते हैं और स्थिर चित्त या फिर धैर्यवान बनना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, है ना, तो यहाँ पे आपका फुर्तीले के साथ संतुलन दोनों ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप केवल फुर्तीले रहेंगे तो आपका जो जोश है वो सिर्फ एक दिन रहेगा, और अगर आप संतुलित है तो वो फिर आपका जोश है आपको हमेशा, जहाँ तक आप सफल नहीं हो जाते वहाँ तक आपका बना रहेगा। तो यहाँ पे दोनों ज़रूरी है। और यहाँ पे अपन ऐसे कुछ एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कि जैसे कि अपन एस्पिरेंट है, तो कुछ एस्पिरेंट रहते हैं जिनका स्टार्टिंग में मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई रहता है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं कि एक दिन के अंदर इतना इतना आवर पढ़ लिया, लेकिन वो एक हफ्ता महीना भर उसके बाद वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, फिर वो जो उनका मोटिवेशन है वो पूरा धरातल के अंदर चला जाता है ना। तो वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंसी है आपके अंदर या फिर आप संतुलित वे के अंदर चलते हैं तो वो आपको एक दीर्घकालिक सफलता है वो दिलाएगी। तो इस प्रकार के कुछ अपन एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। फिर अगला ये अपना पॉइंट बन सकता है कि फुर्तीला किंतु संतुलित व्यक्ति कैसे विजयी रहता है। कि वो ऐसे बोल रहा है कि फुर्तीला किंतु आप संतुलित व्यक्ति है तो आप विजय हो सकते हो किसी भी रेस के अंदर, है ना। तो किस प्रकार से आप विजय प्राप्त कर सकते हो, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे पेस्टल अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं कि आप डिफरेंट सेक्टर को दिखाएं कि वहाँ पे फुर्तीले भी थे लेकिन साथ में संतुलित भी थे, और उस प्रकार आपने किस प्रकार से विजय प्राप्त की या फिर आप अपने गोल को अचीव कर पाए या फिर आप एक सफलता की राह में पहुँच गए। तो यहाँ पे फिर अपन हिस्ट्री का लिख सकते हैं। हिस्ट्री के अंदर अकबर का एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि वो फुर्तीले भी थे लेकिन साथ में उनके अंदर संतुलन भी था। अशोका का अगर आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं तो वहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। महात्मा गांधी जी का लिख सकते हैं, राजा राम मोहन राय का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिर अपन पॉलिटी का लिख सकते हैं कि पॉलिटी में भी ऐसे काफ़ी व्यक्तित्व रहे हैं जिनके अंदर एनर्जी काफ़ी थी लेकिन साथ में संतुलन था, तो उन्होंने एक अपनी अच्छी छवि प्रदान की जिनकी बेसिस पे हम उनको आज भी याद करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम जी का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का एग्जाम्पल लिख सकते हैं और शास्त्री जी का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सरदार भाई पटेल ने किस प्रकार से भारत कितनी रियासतों में बटा हुआ था उनको एकीकरण किया, भारत को एकजुट करने के अंदर किस प्रकार से उन्होंने कार्य किया था, वो उनके फुर्तीले और संतुलित दोनों का परिणाम आप मान सकते हैं। फिर अर्थव्यवस्था के अंदर भी लिख सकते हैं कि किस प्रकार से योजना आयोग है उन्होंने भारत को एक अच्छी कंडीशन में लाने के लिए कार्य किया था। LPG रिफॉर्म का लिख सकते हैं। कुछ बिजनेसमैन का एग्जांपल लिख सकते हैं जैसे कि टाटा इंडस्ट्री में, है ना, कि जो टाटा जी थे उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया था उनका लिख सकते हैं। और अमूल फैक्ट्री है उनका एग्जांपल यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और भी यहाँ पे देखो कुछ लिखे हुए हैं जैसे कि दार्शनिक है जी, सुकरात थे, विवेकानंद जी थे, उनके अंदर फुर्तीलापन भी था लेकिन साथ में स्थायित्व था या फिर संतुलन था। तो उन्होंने किस प्रकार से मानवता का संदेश दिया या फिर लोगों को एकजुट करने का कार्य किया था या फिर एक पॉजिटिविटी फैलाने का कार्य किया था, है ना। इस प्रकार से कुछ और दार्शनिक का भी अपन लिख सकते हैं। फिर अपन सबसे बड़ा संविधान का एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि संविधान कानून देता है। कानून को आप एक फुर्तीले के रूप में लिख सकते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज़ की नीड है तो आप कानून को फॉलो कर सकते हैं, कानून को लगा सकते हैं। लेकिन कानून जब किसी के अधिकारों का हनन करने लगे या फिर कहीं ना कहीं अराजक होने लगे तो वहाँ पे संशोधन का भी प्रावधान है ना। तो वो संतुलन को दिखाता है कि अगर कुछ चीज़ अति हो रही है तो वहाँ पे आप उसको संशोधन कर लीजिए, या फिर वो टाइम के अकॉर्डिंग या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं है तब भी वहाँ पे आप संशोधन कर लीजिए। और IR का भी लिख सकते हैं कि जो भारतीय पंचशील नीति है, गुट निरपेक्षता की नीति है, पड़ोस की ओर देखो नहीं सॉरी पूर्व की ओर देखो नीति है, तो वैसे एग्जाम्पल भी अपन लिख सकते हैं। फिर सोसाइटी में लिख सकते हैं कि किस प्रकार से कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने फुर्तीले के साथ संतुलन का अपना परिचय दिया है। कैलाश सत्यार्थी का एग्जाम्पल लिख सकते हैं जिन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया है। मदर टेरेसा का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। गौरी सावंत का लिख सकते हैं, वो गौरी सावंत थर्ड जेंडर के लिए उन्होंने बैटल लड़ा था, उनका जिक्र कर सकते हैं। वैज्ञानिकता का लिख सकते हैं कि इसरो है, इसरो फुर्तीला है लेकिन साथ में संतुलन भी है। कुछ वैज्ञानिक ऐसे हुए हैं जिन्होंने अच्छा कार्य किया है।
है ना, इनका लिख सकते हैं। इन्होंने रमन इफेक्ट दिया था, या फिर और भी कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे बल्ब का आविष्कार करने वाले, और उनका लिख सकते हैं। और कुछ स्पोर्ट्स का भी जिक्र कर सकते हैं कि वहाँ पे MS धोनी जैसे क्रिकेटर हुए हैं, और भी कुछ क्रिकेटर हुए हैं जिनके अंदर फुर्तीलापन और संतुलन दोनों था, जिसकी बेसिस पे उन्होंने भारत को विश्व ख्याति दिलाई है। रोनाल्डो का एग्जाम्पल लिख सकते हैं फुटबॉल के क्षेत्र में, है ना। केवल खुद को सीमित नहीं करना है कि आप सिर्फ भारत के जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनका लिखेंगे। आप जितना उसको ब्रॉडर कर सकते हैं, जितना आप उसको फैला सकते हैं, उतना आप कर सकते हैं ना। और भी कुछ सेक्टर यहाँ पे छूट गया हो, आपको याद आ रहा हो, जहाँ पे अच्छा आर्गुमेंट बन सकता है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। उसके बाद अगला ये पॉइंट बन सकता है कि आप बोल रहे हो कि फुर्तीले के साथ संतुलन होना चाहिए। अगर फुर्तीले के साथ संतुलन नहीं हो गया, या फिर कोई व्यक्ति असंतुलित हुआ, तो उसका क्या रिजल्ट रहेगा। तो यहाँ पे मोस्टली जो आपको परिणाम दिखेंगे वो नेगेटिव ही दिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो क्या क्या नेगेटिव हो सकते हैं उसको अपन लिख सकते हैं कि जो आपकी सफलता है या फिर जो आपका राह है वो हमेशा अल्पकालिक रहेगा, स्थायित्व उसके अंदर इतना नहीं आएगा। आप का जो नैतिकता वगैरह कुछ है वो जल्दी भ्रमित हो सकती है, आपका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकता है, कहीं ना कहीं असंधान्य की तरफ आप जा सकते हैं, आप किसी चीज़ का दुरुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि किसी के अंदर ईमानदारी नहीं है लेकिन उसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है ना। तो वो फिर ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको उत्पन्न कर सकता है, या फिर किसी चीज़ का दुरुपयोग करना है तो वो सबसे पहले जो एनर्जेटिक पर्सन है जिसके अंदर ऑनेस्टी नहीं है तो वो सबसे पहले कार्य करेगा। तो ऐसे कुछ नेगेटिव का लिख सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी लिख सकते हैं, कुछ स्कैम वगैरह रहते हैं ना, 2G स्कैम हो गया, और भी काफ़ी कुछ स्कैम वगैरह होते रहते हैं, या फिर जो कुछ करप्ट प्रशासक है उनका एग्जांपल लिख सकते हैं, साइबर क्राइम्स वगैरह होते हैं उनका लिख सकते हैं, और या फिर इजराइल और हमास का जो युद्ध हो रहा है उसको लिख सकते हैं, रूस यूक्रेन का है उसको लिख सकते हैं, हिटलर का नीति लिख सकते हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान का भी कहीं ना कहीं नेगेटिव रोल है ही वर्ल्ड के अंदर तो उसका भी लिख सकते हैं। एक मोहम्मद बिन तुगलक का लिख सकते हैं। इसको अपन एज अ इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं कि किस प्रकार से वो फुर्तीले थे लेकिन उसके अंदर संतुलन नहीं था, है ना। तो उसका क्या रिजल्ट रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक एक मध्यकालीन हिस्ट्री के अंदर इनका अपन जिक्र देखते हैं। वो तुगलक वंश के एक शासक थे जिन्होंने कुछ ऐसी नीतियाँ अपनाई थी। वो उनके फुर्तीलेपन को दिखाता है लेकिन उनके अंदर जो संतुलन बोलो तो या फिर वो सोचने विचारने की क्षमता नहीं थी, जिस कारण उनका जो भी उन्होंने अपनी नीतियाँ चलाई उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ था। जैसे कि उन्होंने टोकन करेंसी जारी की थी, या फिर अपनी राजधानी है उनको चेंज किया था, और कुछ भू राजस्व नीति वगैरह लागू की थी, है ना। उनका पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हुई थी। वो दिखाता है कि आप फुर्तीले हैं लेकिन आपके अंदर संतुलन नहीं है तो उसका नेगेटिव ही इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ से भी अपन इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। देन अगला क्वेश्चन ये बना सकते हैं कि फुर्तीला और संतुलित व्यक्ति अगर आप चाहते हैं तो उसका निर्माण कैसे किया जा सकता है जिससे एक व्यक्ति दोनों गुणों से परिपूर्ण हो। तो यहाँ पे फिर आप किसी को एनर्जेटिक बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, या फिर किसी को संतुलित बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो उन दोनों का थोड़ा सा अपन लिख सकते हैं। यहाँ पे इथिक्स एंगल डाल सकते हैं, या फिर जिसके अंदर एनर्जी वगैरह नहीं है तो उसको किस प्रकार से परिपूर्ण किया जा सकता है, या फिर किसी के पास स्किल नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है तो उसको कैसे इंकलकेट किया जा सकता है, उसको अपन लिख सकते हैं। देन अगला ये बना सकते हैं कि क्या हमेशा ये फुर्तीले के साथ संतुलित ही विजय प्राप्त होते हैं, कि आप बोल रहे हो कि फुर्तीले के साथ हमेशा संतुलित व्यक्ति होगा वही आपके किसी भी चीज़ के अंदर सक्सेस प्राप्त कर सकता है, ऐसा हमेशा सही है। ये वो हो गया अपना काउंटर आर्गूमेंट हो गया, है ना, कि जरूरी नहीं होता है कि हमेशा जो फुर्तीले के साथ संतुलित व्यक्ति होगा वही विजय प्राप्त करेगा, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसी सेक्टर हो गए या फिर ऐसी कुछ स्थितियाँ हो गई वहाँ पे आपका फुर्तीलापन संतुलन से ज़्यादा जरूरी रहता है, उससे आप अपने विजय को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे क्या चीज़ें हैं जहाँ पे आपका फुर्तीलापन जरूरी होता है जो आपको विजय दिला सकता है, तो ऐसे कुछ अपन एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के अंदर आपको संतुलन के साथ अगर आप फुर्तीले ज़्यादा रहेंगे तो वो आप जल्दी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपातकालीन
स्थिति हो गया, वहाँ पे आपका फुर्तीलापन थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी दिखाई देता है। कोई दुर्घटना हो गई है, वहाँ पे आप कितना जल्दी एक्शन ले पा रहे हैं वो आपको आपकी दिखाता है कि आप कितने फुर्तीले हैं, या फिर आप उस घटना से कितने जल्दी उबर सकते हैं। कोई युद्ध हो गया है या फिर कोई प्रतियोगिता हो गया है ना, तो वहाँ पे आपका फुर्तीलापन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, तो वो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी लिख सकते हैं, जिसकी कोविड-19 आ गई, या फिर असम, ये तो पुराना है, वहाँ उस टाइम पंजाब बाढ़ आई थी, बट यहाँ पे असम बाढ़ का एग्जांपल लिख सकते हैं। और भी ऐसी जहाँ वॉर वगैरह हुए हैं, वहाँ पे आपका इमीडिएट एक्शन इम्पॉर्टेंट रहता है। वहाँ पे आप कितना जल्दी या फिर कितना एनर्जी के साथ अपना एक्शन ले रहे हैं, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ अपन एग्जांपल लिख सकते हैं। यहाँ पे एक ये कोट है, बीच में कहीं डाल सकते हैं कि जो फुर्ती है वो किसी चीज़ को आरंभ करवाती है, लेकिन जो संतुलन होता है वो अंत तक पहुंचाता है। कि आपके अंदर एनर्जी है तो आप किसी भी चीज़ को आरंभ तो कर देंगे, लेकिन अगर आपके अंदर संतुलन है तो आप उस एनर्जी को बनाते हुए अंत तक लेके जाएंगे, और आपकी सफलता आपको नहीं मिल जाती तब तक आप उसके अंदर कार्य करते रहेंगे, है ना। तो ऐसा कुछ अपन बीच में कहीं डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। और फिर बाद में हम कंक्लूज़न लिख सकते हैं कि किस प्रकार से, यहाँ पे तो वो ऊपर पॉइंट लिखा हुआ है कि किस प्रकार से विकास किया जा सकता है, वो भी थोड़ा बहुत तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस प्रकार से हम व्यक्ति को संतुलित और फुर्तीला दोनों बना सकते हैं। अगर ये दोनों गुण रहेंगे तो वो एक आपके श्रेष्ठ व्यक्तित्व है वो निर्माण करेगा। तो यहाँ पे दोनों का संतुलन है, वो श्रेष्ठ व्यक्तित्व का क्या है, दर्पण होता है। अगर आपके अंदर एनर्जी भी और आपके अंदर संतुलन है तो आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति है, और ये कहीं ना कहीं आपका एक व्यक्तित्व का मिरर बन के उभर कर आता है। तो ये लिख सकते हैं। और फिर अपन कुछ ऐसे कुछ दोहे वगैरह होते हैं कबीरदास जी के, कुछ और कोटेशन वगैरह भी रहता है, कुछ पोएम वगैरह रहता है जो हमें ऑन द टाइम याद आ जाता है, या फिर वो ऐसे से लिंक होता है तो हम उसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कबीरदास जी का एक दोहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 गड़ा ऋतु आए फल होए। कि कोई भी कार्य है उसको धीरे धीरे करिए। एक ही कार्य अगर आप करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप सोचें कि हम एक ही साथ सब कुछ कार्य कर ले, तो ऐसा नहीं होता है ना। अगर माली एक एक पौधे को सींचेगा तो उसको अच्छे फल प्राप्त होंगे, अगर एक ही साथ सबको सींचेगा तो वो फल नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे मेन यही है कि आप फुर्तीले होइए, लेकिन साथ में संतुलन ज़रूरी है। अगर आपको एक अच्छा फल प्राप्त करना है, या फिर अच्छा सक्सेस, या फिर किसी चीज़ के अंदर आपको विजयी होना है, तो संतुलन आपका ज़रूरी है। और यहाँ पे सच्चे, ये एक और कोटेशन है, सच्चा विजेता वही जो गति और धैर्य दोनों का सामंजस्य साध सके, है ना। सच्चा विजेता वही होता है जो गति यहाँ पे फुर्तीला हो गया, धैर्य यहाँ पे आपका संतुलन हो गया, है ना। दोनों का सामंजस्य का आप साध सकेंगे तभी आप किसी चीज़ के अंदर विजयी हो सकता है। तो ऐसे अपन कंक्लूड कर सकते हैं। कंक्लूड में मेन अपना अगर कुछ अच्छी बात के लिए है आपका ऐसे, तो वहाँ पे आपको उसको एग्री करते हुए चलना है। और अगर गलत चीज़ बोल रहा है या फिर, तो वहाँ पे आप डिसएग्री वाला कर सकते हैं। और अगर मध्यम वर्ग वाला है जहाँ पे आपको दोनों चीज़ पूछा है कि ये होगा या फिर ये होगा, तो वहाँ पे आपको ऐसा लिखना है कि आप दोनों चीज़ से एग्री करते हैं या फिर दोनों चीज़ से आप डिसएग्री करते हैं। तो संतुलित आपका कंक्लूज़न भी है, वो भी संतुलित होना चाहिए। ठीक है, तो आज ये 2 ही करते हैं, और उसके बाद अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम नेक्स्ट वाले करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।